हेलो इंडिया, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार भारत के सभी वासियों को, सभी लोगों को जो भी इंडियन सिटीजन्स हैं, स्पेशली उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों आप सभी के लिए जो इंडिया कंट्री है, जिसको आजकल हम भारत और इंडिया दोनों से रिलेटेड लेकर चल रहे हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि पूरे भारत के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर या फिर हिंदुस्तान के अंदर नई वैकेंसी निकाल दी गई है एसबीआई बैंक के अंदर। यानी एक गवर्नमेंट बैंक, एक पब्लिक सेक्टर बैंक जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उसके अंदर आपकी एससीओ की वैकेंसी निकाल दी गई है। उसका नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रिक्रूटमेंट सेक्शन की तरफ से करा गया है। तो मैं आज इस वीडियो में आपको वही बताने वाला हूं कि पूरे इंडिया से जो भी कैंडिडेट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अब मैं यहाँ पे कुछ स्टेट्स के नाम ले लेता हूं, जैसे कि मध्य प्रदेश, तेलंगाना, त्रिपुरा, असम, मेघालय, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी यानी उत्तर प्रदेश, और दिल्ली, और बाकी झारखंड, उड़ीसा। ऐसी जगहों से अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, या फिर कोई भी ऐसा राज्य है जिसका नाम मैं अभी नहीं ले पाया और वो इंडिया में से कहीं से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, बहुत ही ज़रूरी होने वाला है। क्योंकि एसबीआई ने एक नोटिफिकेशन निकाला है, यानी कि एक जॉब निकाली है जो कि आपकी एससीओ की पोस्ट पर रहेगी, और ये टोटल जो है 439 यानी 439 पोस्ट पर टोटल निकाली गई है, जिससे रिलेटेड मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ। सबसे पहले आप जैसा देख रहे हैं, ये आपको दिख रहा है एसबीआई का ऑफिशियल वेबसाइट अपने स्क्रीन पर। अब इस ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन रिलीज करा गया है, और ये नोटिफिकेशन और बाकी इस जॉब से रिलेटेड एक एक चीज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में, यानी इस वीडियो के सही नीचे आपको मिल जाएगा, वहां से आप जाके इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हम डिस्कस करेंगे इस जॉब की एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन प्रोसीजर, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, सैलरी, वर्क, और साथ में इसमें फॉर्म की फीस क्या है और कब से कब तक फॉर्म अप्लाई होंगे, और एक एक चीज़ इस जॉब से रिलेटेड कवर होगी। यानी आपके फॉर्म भरने से जॉब मिलने तक का सारा प्रोसेस कवर किया जाएगा। तो चलिए हम बिना किसी देरी के नोटिफिकेशन को डिस्कस करने चलते हैं और एक एक चीज़ कवर करते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर जो है सेंट्रल रिक्रूटमेंट प्रोमोशन डिपार्टमेंट कॉर्पोरेट सेंटर मुंबई की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज करा गया है। यानी कि कॉर्पोरेट सेंटर एसबीआई का जो मुंबई में है, मुंबई ब्रांच में है, वहाँ से ये रिलीज करा गया है। अब मैं आपको बताता हूँ रिक्रूटमेंट में क्या बोला गया है। स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो एससीओ है ये होता क्या है, ये भी मैं आपको क्लियर करूंगा, जिससे कि आपको पता हो कि ये काम इस चीज़ का होता है और आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं तो आप कैसे अप्लाई कर पाएंगे। तो एससीओ की जो पोस्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में निकाली गई, रेगुलर बेसिस पे निकाली गई है, और यहाँ पर टोटल वैकेंसियाँ जो हैं वो मैंने आपको जो बताई है 439 वैकेंसियाँ टोटल होंगी। और यहाँ पर बोला गया है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करे जाएंगे, फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे। लास्ट डेट यहाँ पर 6 अक्टूबर रहने वाली है, और नोटिफिकेशन आपका कल रिलीज करा गया है। तो ये नोटिफिकेशन का डेट है, और साथ में फॉर्म की फीस और फॉर्म भरने का समय बताया गया है। साथ में यहाँ पर एक एग्ज़ाम लिया जाएगा, और वो एग्ज़ाम आपका दिसंबर के मंथ में हो रहा होगा, यानी कि इस ईयर यानी कि 2023 के एंड में होगा ये एग्ज़ाम। और साथ में एडमिट कार्ड आपको 10 दिन पहले, एग्ज़ाम से पहले मिल जाएगा। मान लीजिए अगर इस ईयर के लास्ट के 10 डेज में होता है एग्जाम, मान लीजिए 20 to 30 दिसंबर के बीच में एग्जाम होता है, तो आपको एडमिट कार्ड 10 दिसंबर को मिल रहा होगा। ये आपकी एक जनरल आइडिया के लिए मैंने आपको डेट्स क्लियर करे हैं। नेक्स्ट आपको बता देता हूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये बोला है कि जितने भी इंडियन सिटीजन हो, मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा बोला गया हो कि आप हरियाणा के हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, कि आप पंजाब के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, मेघालय, मणिपुर और आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश जैसी जगहों के तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं बोला है। क्लियर कट यही बात बोली गई है कि पूरे इंडिया के लिए वैकेंसी है, कोई भी अप्लाई करे जो भी एलिजिबल हो। और यहाँ पर आप देख सकते हैं रेगुलर बेसिस पर जॉब है, और यहाँ पर बोला गया है कि कैंडिडेट्स से रिक्वेस्ट है कि वो ऑनलाइन ही फॉर्म भरें, और जो लिंक प्रोवाइड करे गए उसी से जाके फॉर्म भरें। अब
यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है उसको आप रीड कर सकते हैं, सारे पॉइंट्स जिसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा, मेन पॉइंट्स यहाँ पर कवर होंगे सारे। अब यहाँ पर ये है हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन एंड अदर डॉक्यूमेंट्स नॉट टू बी सबमिट दिस ऑफिस, मतलब आप मुंबई के किसी भी मुंबई के ब्रांच एसबीआई में या फिर किसी दूसरे ब्रांच के एसबीआई में नहीं भेजेंगे। मतलब आप ऐसा नहीं करेंगे कि आप कोई हार्ड कॉपी किसी और जगह सबमिट नहीं करेंगे, सिर्फ फॉर्म सबमिट करके उसका प्रिंट लेके अपने डिवाइस में रखेंगे, ये बोला गया है। और यहाँ पर कैंडिडेट कैन नॉट अप्लाई फॉर मोर देन 1 पोस्ट, ये बात याद रखिएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जैसे कि SCO यानी स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर की जो वैकेंसी है, इसके अंदर भी बहुत सारी पोस्टों पे निकाली गई है वैकेंसी, मतलब इस ऑफिसर के अलग अलग तरह के इसमें जो है काम होते हैं, तो उसके अलग अलग पोस्ट हैं। तो आप एक ही पोस्ट पर अप्लाई करना, जो भी आपको लगे, जिसके भी चांसेस आपको लगे कि ज़्यादा हो सकते हैं, जिसकी भी वैकेंसी आपको ज़्यादा लगे या जिसमें आपका प्रोफेशन हो, क्वालिफिकेशन हो और इंटरेस्ट हो, उसके बेस पर आप अप्लाई करें। नेक्स्ट यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन बता देता हूँ हर पोस्ट के लिए क्या रहेगी। सबसे पहले तो 30 सितंबर और 30 अप्रैल यानी कि आपका 30 अप्रैल 2023 को जो डेट अब निकल चुकी है, उस डेट पर आपका जो भी क्वालिफिकेशन होगा उस एजुकेशन वाइज वो लिया जाएगा। एजुकेशन में बोला गया है जो भी BE और BTech यानी बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस में या फिर इंजीनियरिंग में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IT और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट डिग्री या इसके बराबर की इस लेवल की डिग्री होगी तो वो यहाँ पर मान्य होगी। अगर कोई कैंडिडेट MCA का है, MTech का है, MSc का है कंप्यूटर साइंस और बाकी इन सब्जेक्ट्स के अंदर, तो किसी भी यूनिवर्सिटी से जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हो और अप्रूव्ड हो, तो वो यहाँ सर आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि आपका सिंपल कहने का मतलब ये है, अगर आपको बैचलर डिग्री के लेवल पे अप्लाई करना है तो BE BTech जैसी डिग्रियाँ होंगी जो कि अलग अलग फील्ड्स की हो सकती हैं, और नहीं तो मास्टर्स में आपका MCA और MTech भी और MSc जैसी चीज़ें एप्लीकेबल रहेंगी। अब रही बात बाकी सारे सब्जेक्ट्स या बाकी कोर्सेज के कैंडिडेट्स के लिए, तो वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे। अब नेक्स्ट रेगुलर पोजिशंस मैं आपको बता देता हूँ, डिटेल ऑफ पोस्ट। यहाँ पर मैं आपको क्या क्या कवर कर रहा हूँ, जैसे सबसे पहले ये बता देता हूँ कि पोस्ट की क्या क्या पोजीशन है, यानी कि जैसे आप पोस्ट तो जान ही गए हैं, जैसे कि SCO की पोस्ट है उसके अंदर अलग अलग पोजीशंस है, तो अलग अलग जो पोजीशंस है उसके बारे में बात करेंगे, जिसको पोस्ट सेक्शन में डाला है। फिर वैकेंसी कवर होंगी, फिर आपकी एज कवर होगी कि कितनी से कितने के बीच में एज ली जाएगी, ग्रेड कवर होगा कि ग्रेड मतलब कि रेगुलर में कौन से लेवल का ग्रेड है और उस ग्रेड का नाम क्या है। साथ में आपका प्लेस ऑफ पोस्टिंग यानी किस जगह पर पोस्ट होंगे आप अगर आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, और सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा, कोई एग्जाम होगा या क्वालिफिकेशन के बेस पर होगा, हर पोस्ट के हिसाब से कवर किया जाएगा। सबसे पहली पोस्ट आपकी असिस्टेंट मैनेजर की है जो कि UI डेवलपर के लिए होगी। तो UI डेवलपर के लिए असिस्टेंट मैनेजर चाहिए SBI को अपने नवी मुंबई ब्रांच के अंदर आपको SBI को चाहिए UI डेवलपर। और टोटल इसमें वैकेंसी आप देखेंगे तो जनरल के लिए यहाँ पे 9 वैकेंसी है, और असिस्टेंट मैनेजर में बैकएंड डेवलपर के लिए भी 18 वैकेंसियां हैं। अभी 18 वैकेंसी में से आप देखेंगे तो 10 तो जनरल की हो गई और बाकी 4 OBC की और SC ST की 3 और एक जो है वो EWS की हो जाएगी, तो टोटल 18 ये हो गई। और डिसेबिलिटीज़ की अलग वैकेंसी है, डिसेबिलिटी में आप देखेंगे तो एक वैकेंसी डिसेबिलिटी हो गई। अब देखिए डिसेबिलिटी वाली टोटल में इंक्लूड हो जाती है यहाँ पर, क्योंकि हम देखते हैं कि डिसेबल कैंडिडेट की कोई ना कोई कैटेगरी जरूर होगी। अब मान लीजिए कैटेगरी अगर वो डिसेबिलिटी में आ रहा है कोई कैंडिडेट, तो वो तो या तो डिसेबिलिटी के हिसाब से वैकेंसी ले लेगा या फिर वो किसी कैटेगरी के हिसाब से ले लेगा। मतलब अगर कोई डिसेबल कैंडिडेट है तो वो हो सकता है वो जनरल या EWS में से कोई ना कोई कैटेगरी में जरूर आता होगा, तो उसको वो कैटेगरी प्लस उसकी डिसेबिलिटी के हिसाब से उसकी वैकेंसी एक ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि वो अलग अलग वैकेंसी के हिसाब से आप उसको ज़्यादा समझे, ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर सेम इंटीग्रेशन डेवलपर। उसके बाद आपका वेब एंड कंटेंट मैनेजमेंट के लिए असिस्टेंट मैनेजर चाहिए, और असिस्टेंट मैनेजर डेटा एंड रिपोर्टिंग के लिए भी चाहिए, और इसके लिए वैकेंसियाँ लिखी हुई है। सेम इस तरीके से आप देख सकते हैं ऑटोनोमस इंजीनियर और मैनुअल SIT टेस्टर और ऑटोमेटेड SIT टेस्टर, ये सारे सही होंगे। साथ में देखेंगे आप यहाँ पर तो UI डिज़ाइनर एंड VD, और उसके बाद डेवऑप्स इंजीनियर चाहिए जो, और बिजनेस एनालिस्ट और सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, ये सारे लोग चाहिए होंगे। और असिस्टेंट मैनेजर में सॉफ्टवेयर डेवलपर भी चाहिए यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं आप सॉफ्टवेयर डेवलपर की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। आप देख सकते हैं 174 यानी कि ऑलमोस्ट ज़्यादातर वैकेंसी सॉफ्टवेयर डेवलपर की है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपर में आपके चांस ज़्यादा होंगे आपको वो जॉब मिलने के। अब
एज वाइज मैं बता देता हूँ, मैक्सिमम एज आपकी 30 अप्रैल 2023 के हिसाब से आपकी अगर 32 साल हो गई है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब 32 या उससे कम, 32 से ऊपर वाले अप्लाई नहीं करेंगे, चाहे वो एक दिन भी ऊपर हो रहा हो तो आप अप्लाई नहीं करेंगे। ग्रेड रेगुलर में आप देखेंगे तो JMGS1 ये ग्रेड है, इसका नाम मैं अभी फुल फॉर्म आपको बता दूंगा क्या है इसका पूरा नाम। और नेक्स्ट यहाँ पर ये है कि सजेस्टेड और प्लेस ऑफ पोस्टिंग, तो यहाँ पर बताया गया कि नवी मुंबई में ये सारे पोस्ट के लिए वैकेंसी रहेगी, यानी कि फर्स्ट टू 10 वाले सब लोग यहाँ पर नवी मुंबई में काम करेंगे SBI के ब्रांच में। अब नेक्स्ट है यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। यहाँ पर इन सब पोस्ट के लिए रिटन टेस्ट लिया जाएगा, interaction basis on selection process for recruitment of all the proposed regular positions of JMGS1 और MMGS2। इनके नाम मैं अभी क्लियर कर देता हूँ ये क्या चीज़ें हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया 11 यानी आपका ये 11 और 12 यानी कि डेप्यूटी मैनेजर जो कि आपका बिजनेस एनालिस्ट और सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, इन दोनों के लिए यहाँ पर 35 साल मैक्सिमम रहेगी। और ये आपका MMGS सेकंड ग्रेड की पोस्ट होगी। तो GM मतलब जूनियर मैनेजमेंट होता है और MM मतलब मिड मैनेजमेंट होता है। तो इससे रिलेटेड मैं आपको और भी क्लियर करूंगा इसका पूरा नाम, ये भी आपका नवी मुंबई में ही होगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे है असिस्टेंट मैनेजर सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए, जो मैंने बताया सबसे ज़्यादा वैकेंसियाँ हैं। तो ये वैकेंसी और आपकी सेम सॉफ्टवेयर डेवलपर की डिप्टी मैनेजर में, ये जो आपकी 14 और 15 सीक्वेंस में दी हुई है, इसके ऊपर एज आप देख लेंगे। ये आपकी नवी मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु और चंडीगढ़ और तिरुवनंतपुरम जैसी जगहों पर हो सकती हैं। अब नेक्स्ट इसमें बात आती है आपकी, जब ये 15 तक कवर हो गई है उसके बाद आपकी आ जाती है यहाँ पे क्लाउड ऑपरेशन और असिस्टेंट मैनेजर और साथ में पब्लिक क्लाउड इंजीनियर। तो इन तीनों की भी सेम नवी मुंबई में होगी वैकेंसी। एज आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप हर पोस्ट का देख सकते हैं अपनी अलग कैटेगरी वाइज वैकेंसी और लोकेशन की कहाँ पर होगी। अब देखिए, अब जैसे यहाँ पर 19 और 20 जो पोस्ट है उसके लिए बोला गया है कि शॉर्टलिस्टिंग कम इंटरेक्शन। तो यहाँ पर शॉर्टलिस्ट जो होंगे वो इंटरेक्शन के बेस पर होंगे, मतलब यहाँ पर कोई एग्जाम नहीं होगा इस पोस्ट के लिए, चीफ मैनेजर के लिए और साथ में असिस्टेंट जनरल मैनेजर के लिए डेटा सेंटर ऑपरेशंस में। अब नेक्स्ट यहाँ पर सेम उसके बाद रिटर्न एग्जाम जो होगा वो बाकी इन पोस्ट के लिए होगा जो यहाँ पर लिखा गया है, जैसे कि कुबरनीट्स और उसके बाद सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर लिनक्स और फिर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर और मिडलवेयर एडमिनिस्ट्रेटर वेब लॉजिक और ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। बहुत एडवांस चीज़ें हैं काफ़ी, जो जिससे रिलेटेड ये वैकेंसी निकाली गई है। तो जो भी इसके लिए एलिजिबल हो अप्लाई करे और जिसके पास भी उसकी क्वालिफिकेशन वाइज डिग्री हो तो अप्लाई कर सकता है। डेप्टी मैनेजर सॉफ्टवेयर इंजीनियर में लिखा हुआ है और अलग अलग यहाँ पर सारे दिए गए हैं। तो टोटल इस हिसाब से आपके हो जाते हैं 439 वैकेंसीज हो जाती है। उसमें आप कैटेगरी वाइज यहाँ से कवर कर पा रहे होंगे कि ये आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसी यहाँ पे दी गई हैं। अब वैकेंसीज हमारी कवर होगी। अब मैं आपको बता देता हूँ SC ST मतलब ये होता है शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अदर बैकवर्ड कास्ट यानी कि पिछड़ा वर्ग और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन मतलब कि होता है आपका आर्थिक रूप से कमजोर। जनरल मतलब कि आपकी ओपन कैटेगरी होती है जो कोई रिजर्वेशन नहीं लेती है या होती है। साथ में आपका डिसेबिलिटी में आ जाते हैं वो पर्सन जो कि किसी ना किसी डिसेबिलिटी को फेस कर रहे होते हैं, जैसे कि विजुअली इम्पेयर्ड, हियरिंग इम्पेयर्ड, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब JMGS1 का मतलब है जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1, MMGS का मतलब है मिडल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 2 और MMGS थर्ड इसका मतलब है आपका मिडल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 3। तो इससे आपको क्लियर होगा कि आप किस लेवल पर हैं, मतलब आप जो पोस्ट पर काम कर रहे हैं वो आपकी छोटी पोस्ट है, बड़ी पोस्ट है या किस लेवल की पोस्ट है। तो मिडल मैनेजमेंट से साफ क्लियर होता है कि ये पोस्ट नॉर्मली एज कम्पेयर टू जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड वालों से बड़ी रहेगी। सेम आपकी अगर इसमें लेवल 3 हो जाता है तो इसका मतलब क्या होता है कि लेवल 3 वाले के हिसाब से आपकी बड़ी होगी, 2 वालों की बड़ी होगी, ये आप समझ सकते हैं। सेम SMGS मतलब हो जाता है सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 4। अब देखिए, आप देखेंगे यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं जो यहाँ पे आपको दिख रहा है 42 ईयर वाला
जो एज रिलैक्सेशन दिया गया है, एज मैक्सिमम दी गई है, उसमें आप देखेंगे तो चीफ मैनेजर जो कि एप्लीकेशन आर्किटेक्ट के बेस पर उस पोस्ट को संभालेगा, उसकी सिर्फ एक वैकेंसी है टोटल, और टोटल उसकी एक वैकेंसी है, वो भी उसकी एक ही कैटेगरी में है, या तो डिसेबिलिटी वाले को मिल जाएगी या फिर किसी जनरल कैंडिडेट्स को मिल जाएगी। तो इसमें आप देखेंगे तो ये उसकी ये वाली जो पोस्ट है ये आपकी सबसे बड़ी पोस्ट होगी, क्योंकि ये सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 4 की पोस्ट है। अब इसी हिसाब से ग्रेड 5 की पोस्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर लिखी गई होगी, यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे 45 ईयर, ये उससे ही बड़ी पोस्ट हो जाएगी, डेटा सेंटर ऑपरेशन, तो ये उससे ही बड़ी पोस्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप समझ पाएंगे कि कौन सी पोस्ट कितनी बड़ी है और क्या उसका लेवल है। अब यहाँ पर यह है कि कैंडिडेट जो कि किसी रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं तो उनको फायदे मिलेंगे उनकी एज में भी, और आगे जब वो काम कर रहे होंगे तो काम करते के समय भी उनको रिजर्वेशन मिलेंगे, क्योंकि ये एक बैंक जो है वो सरकारी बैंक है। बाकी ये पॉइंट्स मैं कवर कर नहीं रहा हूँ, क्योंकि ये मेन है नहीं हमारे कंटेंट में कि हम इसको भी करें, क्योंकि हमारे पास पहले ही बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है। अब यूज़ ऑफ स्क्राइब एंड कंपेंसेटरी टाइम, मतलब कि यूज़ ऑफ स्क्राइब मतलब ये हो जाएगा कि जैसे कि आप जानते हैं कि कोई डिसेबल कैंडिडेट होता है, मतलब कोई ऐसा कैंडिडेट जो किसी ना किसी डिसेबिलिटी में आता है और वो चाहता है कि वो अपना एग्ज़ाम खुद ना करके किसी और से करवाए अपने पैसों पे अरेंज करके, तो वो ये भी कर सकता है, कोई भी कैंडिडेट कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसकी 40% से ज़्यादा उसकी डिसेबिलिटी का परसेंटेज होना चाहिए और उसके पास उसके प्रूफ्स के सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, तो उसको ये फ़ायदा मिलता है। वो उससे रिलेटेड बाकी सारी चीज़ें आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ जो भी पोस्ट मैंने बताई उनकी क्वालिफिकेशंस बताऊंगा कि उसके लिए जो जैसे कि हर पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशंस क्या है, मतलब अभी एक जनरल क्वालिफिकेशन तो बता ही दी गई हैं, अब एक अलग अलग पोस्ट के हिसाब से क्वालिफिकेशंस कवर होंगी, फिर एक्सपीरियंस कितना मांगा गया वो कवर होगा, फिर स्पेसिफिक स्किल्स क्या क्या मांगी जा रही हैं वो कवर होंगी। अब एक होती है मैंडेटरी, मतलब कि वो होनी ही चाहिए ऐसी स्किल्स, और एक होती है प्रेफरेबल, मतलब कि वो एक प्रेफर करी जा रही है कि इतनी आपको हो। दो चीज़ें हो गई। सेकंड आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस के बेस पर, और एक आपका कंपलसरी क्वालिफिकेशंस। तो सारे कवर करते हैं। तो पोस्ट आपकी पहली जो असिस्टेंट मैनेजर यूआई डेवलपर की पोस्ट है जो कि एससीओ के अंदर है, इसमें आपकी कंपलसरी क्वालिफिकेशन तो यही मांगी गई है और सर्टिफिकेशन यही उसमें नहीं मांगा गया, मतलब कि यहाँ पर कोई कंपलसरी क्वालिफिकेशन नहीं मांगी है। मेन आपको ये बोला गया है पोस्ट क्वालिफिकेशन एसेंशियल वर्क एक्सपीरियंस यही कहा गया है। मिनिमम 2 साल आपने पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन आईटी, मतलब क्वालिफिकेशंस के बाद आपने जो है इस पोस्ट पर एक्सपीरियंस कराओ आईटी इंडस्ट्री के अंदर 2 साल कम से कम, या फिर आईटी सेक्टर के अंदर, और प्रेफरेबली इन मोबाइल या फिर पोर्टल यूजर इंटरफेस डेवलपमेंट के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पर ये है मैंडेटरी स्किल्स आपकी ये मांगी जा रही है कि मोबाइल यूजर इंटरफेस यानी कि यूआई डेवलपमेंट में आपको एंगुलर JS 1X और साथ में आपको आइकॉनिक 1X और कॉर्डोवा और HTML5 CSS जावा और ऑब्जेक्टिव C, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, ये मैंडेटरी रहेंगे। और पोर्टल यूज़र इंटरफेस डेवलपमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं, ये सारी आपको आनी ही चाहिए, मैंडेटरी रहेंगी। मैंडेटरी आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई थी। अब नेक्स्ट पोस्ट इसी तरीके से आपकी हो जाएगी असिस्टेंट मैनेजर बैकएंड के लिए, तो उसमें भी आपकी 2 साल कम से कम मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा गया है सेम आईटी सेक्टर के अंदर। और इसमें बोला गया है कि इन सर्विस साइड डेवलपमेंट एट एप्लीकेशन लेयर, तो इसमें आपका मैंडेटरी यहाँ पर यह रहेगा कि आपका जो है मोबाइल बैकएंड डेवलपर के तौर पर आपको जावा 1.8 और जेस्पर रिपोर्ट्स 5.0 और जैक्स RS XML फिल्टरेशन और जेसन, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। अब पोर्टल बैकएंड डेवलपर के हिसाब से, मतलब कि पोर्टल के मतलब इसमें भी आपकी ये सभी मैंडेटरी है। जावा 1.7 लिनक्स कमांड्स और वेब स्पेयर एप्लीकेशन सर्वर 8.0 और IBM वेब स्पेयर पोर्टल फ्रेमवर्क 8.5 और साथ में आपका वेब स्पेयर एप्लीकेशन सर्वर 8.0 और 1 IBM वेब स्पेयर पोर्टल फ्रेमवर्क 8.5, ये सब वर्जन है जो आप 8.5 सुन रहे हैं, कहीं कहीं 8.0 सुन रहे हैं, 1.7, ये इन सबके वर्जन है जो अब आ चुके हैं, धीरे धीरे वर्जन आते रहते हैं, तो ये सारे आपको आने चाहिए। अब स्पेसिफिक किसी वर्जन को बोला जा रहा है तो वही वर्जन आपको आना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे तो असिस्टेंट मैनेजर जो कि इंटीग्रेशन
इंटीग्रेशन डेवलपर के लिए है, तो उसमें आपसे बोला गया है कि आपको सेम इसमें भी 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आईटी इंडस्ट्री के अंदर। और किस फील्ड में चाहिए, तो वो आपको एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस एंड इंटीग्रेशन लेयर्स के अंदर चाहिए होगा। मैंडेटरी यही होगा कि IIB इंटीग्रेशन डेवलपर, यानी कि आपको IBM MQ 8.0 और साथ में IIB टूल किट V10/11/12, यानी ये तीनों या फिर कोई एक, साथ में आपका सोप और फिर एसन और रेस्ट API और बाकी जो भी चीज़ें लिखी गई हैं वो आनी चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं, ये हर पोस्ट के हिसाब से लिखा हुआ है, एक्सपीरियंस भी और मैंडेटरी क्या क्या स्किल्स आनी चाहिए। तो आप ये पूरा टेबल चेक करेंगे, काफ़ी लंबा टेबल है, हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे सारी चीज़ें। अब मैं एक चीज़, एक कोई प्रेफरेबल वाला कोई एक पिक कर लेता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे तो असिस्टेंट मैनेजर जो कि कंटेनराइजेशन इंजीनियर, तो इसमें आपका कंपलसरी एनी वन ऑफ द बिलो बोला गया, जैसे कि आपका प्रोफेशनल या फिर हाई लेवल सर्टिफिकेट होना चाहिए इन एप्लीकेशन मॉडर्नाइजेशन फ्रॉम VMware, या फिर आपका सर्टिफाइड कुबरनीट्स एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि CKA फ्रॉम लाइनक्स फाउंडेशन से होना चाहिए, या फिर और इसी तो इनमें से कोई एक होना चाहिए। साथ ही प्रेफर्ड में आपको बोला गया कि प्रोफेशनल या फिर हाई लेवल सर्टिफिकेट फ्रॉम VMware और बिगिनर, और या फिर हाई लेवल सर्टिफिकेट होना चाहिए फ्रॉम एनी पब्लिक क्लाउड जैसे कि OEM लाइक एजर और अब GCP और AWS जैसी चीज़ें। इसमें आपकी एक्सपीरियंस के लिए बोला गया है कि एक्सपीरियंस आपका मैनेजिंग क्लाउड ऑफ ए रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विच 1 year एक्सपीरियंस इम्प्लीमेंटेड एंड मैनेजिंग कंटेनर प्लेटफॉर्म्स लाइक VMware और तंजू एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अब इसमें आपको स्किल्स में बोला गया है कि प्रेफरेबल स्किल्स ये हैं कि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑफ VMware क्लाउड एंड तंजू प्लेटफॉर्म और वर्किंग नॉलेज ऑफ पब्लिक क्लाउड, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग एंड मैनेजिंग और कंटेनराइजेशन प्लेटफॉर्म और डीप नॉलेज ऑफ कंटेनर एंड कुबरनेट्स ऑपरेशंस, इनकी डीप नॉलेज भी होनी चाहिए। तो ये सारी प्रेफरेबल्स हैं, मतलब जरूरी नहीं है लेकिन आपको प्रेफर करी गई है कि इतना तो आना ही चाहिए। तो ये आप इस तरीके से समझ सकते हैं। तो हर पोस्ट के हिसाब से आप इस तरीके से पूरा चेक करेंगे इस चीज़ को। और मैं अब नेक्स्ट चीज़ पे बढ़ता हूँ यहाँ से आगे को। तो आप यहाँ से देखेंगे तो टोटल आप जानना चाह रहे हैं कि कितनी पोस्ट हैं अलग अलग तरह की, यहाँ पर टोटल नंबर्स में तो टोटल 45 ऐसी पोस्ट हैं अलग अलग तरह की, जो कि SCO के यानी कि इस ऑफिसर की अलग अलग तरह की पोस्ट होंगी जिस पर ये वैकेंसी यानी रिक्रूटमेंट होगा। नेक्स्ट यहाँ पर ये है कि जॉब प्रोफाइल एंड KRAs आप जान लेते हैं। अब क्या है कि मतलब जॉब प्रोफाइल मतलब काम क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, वो सब जान लेते हैं। जैसे और यहाँ पर ये भी जानेंगे कि और उसके फंक्शंस क्या क्या होंगे, मतलब किन फंक्शंस पे वो वर्क करेगा वो उस पोस्ट के लिए। सपोज मानिए असिस्टेंट मैनेजर UI डेवलपर के आप अप्लाई करेंगे तो आपका रोल होगा कि सॉफ्टवेयर डेवलपर का रोल होगा। आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज यही होंगी कि जिम्मेदारियां यही होंगी कि एप्लीकेशन डेवलपमेंट फॉर वेरियस बिजनेस डिमांड्स यूजिंग लेटेस्ट डेवलपमेंट टेक्नोलॉजीज, रिस्पॉन्सिबल फॉर कोडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा वो, और इम्प्लीमेंटेशंस के लिए मेंटेनेंस और क्वालिटी एश्योरेंस, डिबगिंग एक्सेट्रा जैसी चीज़ों के लिए। फंक्शंस एक्टिविटीज़ ये रहेंगी कि डेवलप सॉल्यूशन डिज़ाइन टू मैक्सिमाइज बिजनेस वैल्यू और एबल टू रैपिडली एक्वायर नॉलेज ऑफ ए गिवन डोमेन और इफेक्टिव इन ensuring that deliverable are in conformance with system architecture and standard for development। अब इसमें आपकी एक्टिविटीज़ ये सारी आपको करनी पड़ेंगी, जैसे कि प्रिपेयरिंग ऑफ डिटेल्ड सॉल्यूशन डिज़ाइन, कोडिंग ऑफ ए प्रपोज्ड सॉल्यूशन और डेप्लॉयमेंट ऑफ द डेवलप्ड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस की आपको डेप्लॉयमेंट्स भी करनी पड़ सकती है। डेप्लॉयमेंट मतलब होती है जैसे हम कोई चीज़ बना लेते हैं एप्लीकेशन में सब, तो फिर हम उसको डालना कैसे, हम उसको ऑनलाइन जनरेट कर देते हैं और वो सब चीज़ें करते हैं, वो सारी चीज़ें भी आनी चाहिए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन से रिलेटेड, डेप्लॉयमेंट और ये सब, ये आपकी एक्टिविटीज़ के अंदर कवर होंगे ये इस पोस्ट के लिए। सेम यहाँ पर अगर आप सेकंड पोस्ट देखते हैं ये वाली, जो कि सेम असिस्टेंट मैनेजर यानी AM की है लेकिन बैक एंड डेवलपर की है, तो इसमें भी आपके अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अलग अलग चीज़ें होंगी। तो ये आप यहाँ से समझ लेंगे और इस तरीके से आपको सारे यहाँ से आप एक एक चीज़ देख लेंगे, अपना आपको जो भी लगे उसको देख के हर एक चीज़ की क्वालिफिकेशन और एक एक चीज़ आपके लिए जो एप्लीकेबल हो रही है उस पोस्ट पे अप्लाई करें। एक से ज़्यादा पे अप्लाई करेंगे फॉर्म कैंसिल हो जाएगा, ये इसलिए मैं रिकमेंड भी नहीं कर रहा हूँ और मैं ये बात पहले ही क्लियर कर रहा हूँ।
तो ये पूरा इस तरीके से आपका रहेगा। ये सेम आपका ये भी 45 तक ही रहेगा क्योंकि 45 पोस्ट है हमारे पास। अब सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा आपका सीरियल नंबर 1 to 18 आप देखेंगे 45 सीरियल्स हैं, तो 1 to 18 के लिए एंड 21 to 36 के लिए यही रहेगा। ये सारी रेगुलर पोजीशंस है जो कि JMGS और MMGS लेवल 2 की होंगी और इसमें आपका ऑनलाइन रिटन टेस्ट लिया जाएगा एंड इंटरव्यू होगा एक्सेप्ट फॉर द पोस्ट, जो कि इन पोस्ट के बीच में आपकी एक अब इसमें आपका प्रोजेक्ट मैनेजर का पोस्ट आ रहा है, वो पोस्ट को हटा दीजिए। सीरियल नंबर जिसका 37 है उसको छोड़ के बाकी जो पोस्ट मैंने आपको बताई सीरियल नंबर 1 से 18 और 21 से 36 ये सब के लिए ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा। और इसके ये आपका कौन से समय किस समय होगा ये आपको बता दिया है। ये टेस्ट कहाँ होगा तो ये भी आप समझ लीजिए, ये टेस्ट आपका होगा, उसको एडमिट कार्ड जो मिलेगा उसमें आपका टेस्ट कहाँ हो सकता है, तो ये आपका गुंटूर और कुर्नूल, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, गुवाहाटी, सिलचर, मुजफ्फरपुर, पटना और चंडीगढ़, मोहाली, रायपुर, बिलासपुर, दिल्ली या दिल्ली एनसीआर के जितने भी एरिया हैं, फरीदाबाद, हिसार, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम और पणजी, अहमदाबाद, वडोदरा और अंबाला और हमीरपुर, जम्मू, शिमला, जमशेदपुर, रांची, बेंगलुरु, हुबली, मैंगलोर, कोची, तिरुवनंतपुरम, भोपाल, इंदौर, औरंगाबाद, छत्रपति संभाजी नगर, महाराष्ट्र, मुंबई, थाने, नवी मुंबई, MMR रीजन, नागपुर, पुणे, इंपाल, शिलोंग और कोहिमा, भुवनेश्वर, संबलपुर, पुडुचेरी, जालंधर, लुधियाना, जयपुर, उदयपुर और गंगटोक, चेन्नई, मदुरई, हैदराबाद, वारंगल, अगरतला, प्रयागराज, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, वाराणसी, देहरादून, ग्रेटर कोलकाता और सिलीगुड़ी सेंटर्स, इन जगहों पर आपके सेंटर्स होंगे, मतलब इन जगहों पर एग्जाम होगा। इसके अलावा जो भी सिटीज़ या जो भी प्लेसेस जो भी आ रही हैं वो या जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हो या जो भी बड़े रीजन्स हैं जो यहाँ कवर नहीं हुए इसके बाहर आ रहे हैं, मतलब ऐसे स्टेट जिसमें आपका ये रीजन तो आ रहा है, इसके अलावा जो रीजन्स रह गए हैं वो कवर नहीं होंगे, मतलब वहाँ ये एग्ज़ाम नहीं होगा। एग्जाम और सेंटर अपनी मर्जी से आप फॉर्म में चूज कर सकते हैं, लेकिन बैंक चाहे अगर वहाँ पर जगह ना हो सेंटर में तो वो आपके एग्जाम सेंटर को चेंज कर सकता है, यानी SBI चेंज कर सकता है। तो ये क्लियर कर दिया मैंने। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे तो जो पोस्ट है ये इसमें आप देखेंगे, इसमें आपका एक जनरल एप्टीट्यूड होगा। एग्जाम के अंदर क्या क्या होगा, एक जनरल एप्टीट्यूड और एक प्रोफेशनल नॉलेज। प्रोफेशनल नॉलेज मतलब जो आपकी खुद की फील्ड, जिस फील्ड पे जिस पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं उस फील्ड की जो नॉलेज है, उस पोस्ट की जो नॉलेज है उससे रिलेटेड रहेगा। उसके 50 क्वेश्चन होंगे और पहले सेक्शन में आपके 4 सेक्शंस होंगे जिसमें टेस्ट ऑफ रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल IT नॉलेज, इनके अलग अलग क्वेश्चन है और उसके मार्क्स लिखे गए हैं और समय दिया जाएगा आपको अलग अलग, एक के लिए 90 मिनट्स और एक के लिए 70 मिनट्स। अब एक्सेप्ट प्रोफेशनल नॉलेज PK पेपर, अदर पेपर जो आपका रहेगा क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा, मतलब प्रोफेशनल नॉलेज को छोड़ के बाकी सारा पेपर आपको क्वालिफाइंग इन नेचर है वो पास करना जरूरी है। और फिर कैंडिडेट हैव टू स्कोर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, उसको अपने मिनिमम पासिंग मार्क्स लाने हैं उसके इन पेपर्स के अंदर। द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी डिसाइड, अभी बैंक ने डिसाइड नहीं किया है, वो डिसाइड करके आपको बताया जाएगा क्या क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे, उतने आपको मार्क्स इसमें जो है एक्वायर्ड करने हैं और आपको ये इतने लाने होंगे। और मेरिट किस बेस पे बनेगी वो यहाँ पे लिखी गई है, वो आप देख सकते हैं। अब क्वालिफाइंग इन नेचर एंड मार्क्स देयर ऑन विल नॉट बी रिकॉर्ड फॉर अराइविंग इन एट द, अब देखिए जो पैटर्न आपका क्वालिफाइंग नेचर है, मतलब आप देखेंगे यानी कि जनरल एप्टीट्यूड वाला जो है ये आपका सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसको आपको पास करना है हर एक सेक्शन को और उसके लिए मार्क्स बैंक बता देगा आपको बाद में। लेकिन आपका जो मेरिट बनाया जाएगा यानी कि लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की बनेगी या किसका सिलेक्शन हुआ है तो वो प्रोफेशनल नॉलेज वाले एग्जाम के बेस पर रहेगी, ये आपको बताया गया है। और बाकी आप यहाँ से देख सकते हैं और भी चीज़ें। वेटेज पैटर्न यही रहेगा कि रिटन एग्जाम जो होगा उसका 70% वेटेज होगा, इंटरव्यू का 30% वेटेज रहेगा। अब यहाँ पे ये भी बोला गया इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू 25 नंबर का होगा और वो आपको पास करना है, वो भी जरूरी होगा। क्वालिफाइंग मार्क्स लाने होंगे उसमें भी, इंटरव्यू में भी जो भी मार्क्स आपको बताएगा बैंक उतने मार्क्स आप लाइए इंटरव्यू में, तभी आप आगे चल के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस और फाइनली जॉब के लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे, मतलब आपको जॉब मिल जाएगी।
अब पोस्ट आपकी जो बाकी बची हैं, जैसे कि सीरियल नंबर जो आपके 19, 20 आप ऊपर से चेक करना, और 37 से 45 जो भी आपके यही रह गए थे, ये सारे जो भी रह गए इनका भी बोला गया, इनका शॉर्ट लिस्टिंग, इनका क्या होगा, इनका शॉर्ट लिस्टिंग होंगे, पहले ही सिलेक्ट होंगे और फिर इनको इंटरव्यू ले लिया जाएगा। मतलब इनको डायरेक्ट सिलेक्ट किया इनके क्वालिफिकेशंस के बेस पर, फिर इनका इंटरव्यू ले लिया। इन सच अ केस mere fulfilling the minimum qualifying as experience will not prest and any right to candidate for being called for interview. The shortlisting committee constituted by the bank will decide the shortlisting parameters and thereafter adequate number of candidates as decided by the bank will be shortlisted for interview. The decision of the bank to call the candidate for the interview shall be final. No, अब देखिए यहाँ पे सिंपल बात यही कही गई है, जो वैकेंसी बाकी सारे पोस्ट में आप बता रहा हूँ, इन पोस्ट पे कोई एग्जाम नहीं होगा। आपका पहले शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाएगा, लिस्ट बना ली जाएगी कैंडिडेट्स की क्वालिफिकेशन और फॉर्म्स के बेस पर, फिर आपका इंटरव्यू ले लिया जाएगा और डायरेक्ट आपको मेरिट निकाल के फिर आपकी जो है यहाँ पे जॉब मिल रही होगी। अब रेम्यूनरेशन जान लीजिए, मतलब आपको कितने पैसे मिलने वाले हैं काम करने के, सैलरी मिलने वाली है। तो सीरियल नंबर जो आपके 1 to 10 थे, 13, 15 to 17 और 21 to 28, ये सारे जो आपका JMGS 1 ग्रेड में आ रहे हैं, इनकी जो सैलरी होगी वो 36,000 रुपये से लेकर 36,000 रुपये से लेकर इनकी 46,430 रुपये के बीच में हो सकती है। मतलब आप समझ सकते हैं कि 36,000 रुपये इनको शुरुआत में ही मिल रहे होंगे जैसे ये जॉब के लगेंगे, और इनको ग्रेड पे के हिसाब से 1490 रुपये यहाँ पे ग्रेड पे लिखा गया है। तो आप देख सकते हैं बाकी सारी चीज़ें इस तरीके से यहाँ पे होने वाला है। और ये अगर बढ़ती भी है तो 36,000 से वो होगी 46,430 होगी, 46,030 से अगर बढ़ती है तो वो 49,910 रुपये होगी, और उससे भी अगर और बढ़ी तो वो 63,840 रुपये हो जाएगी सैलरी। इस तरीके से आपकी बढ़ेगी, ये बताया गया है, और साथ में उसका ग्रेड पे बताया गया है। और आप अगर ये देखेंगे तो ये सैलरी है, इसका मतलब ये पर मंथ आपके रुपए होंगे इतने। नेक्स्ट आपके जो नंबर 11 और 12 पे वैकेंसी थी, 14 एंड 18 पे और 29 से 37 तक, इनकी यहाँ पे 48,170 रुपये से लेके 49,000 रुपये 910 रुपये के बीच में सैलरी रहेगी। अब इस तरीके से मैं नेक्स्ट बात करता हूँ 38 से 44 नंबर जो सीरियल नंबर थे पोस्ट के, उसमें आपकी 63,840 ये आपकी सैलरी होगी, और इस तरीके से आप बाकी पोस्ट वाइज अपनी सैलरी देख पाएंगे। अगर आपको ये जानना है कि सबसे ज़्यादा सैलरी किसकी है तो नंबर 20 आप देखेंगे जहाँ पर, जिनकी सैलरी जो है वो आपकी यानी कि SMGS 5 जो कि सबसे बड़ी पोस्ट है एज कम्पेयर टू अदर पोस्ट, तो यहाँ पर 89,890 रुपीज़ आपको पर मंथ मिल रहे होंगे इस पोस्ट पर। अब यहाँ पर ये भी बोला गया है वो, अब देखिए आपको यहाँ पर ये तो आपकी सैलरी हो गई, इसके अलावा आपका HRA यानी कि हाउस रेंट अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, CAA, PF यानी प्रोविडेंट फंड, कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन फंड, और एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि NPS, LFC, मेडिकल फैसिलिटी एक्सेट्रा जो भी होंगी रूल्स के हिसाब से वो भी आपको मिल रही होंगी, और सैलरी भी, और सैलरी के साथ जो भी फ़ायदे होते हैं वो सारे आपको मिल रहे होंगे। अब कैंडिडेट्स को अप्लाई करने के लिए अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा SBI के वेबसाइट पर, जो मैं थोड़ा आगे ही आपको बताने वाला हूँ कैसे अप्लाई होगा। फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन फिल करने के बाद आप अपने ID के बेस पर फिर फॉर्म भरने की तरफ जाएंगे। अब गाइडलाइंस है फॉर फिलिंग, कैसे फॉर्म भरे जाएंगे वही सब बताया गया है। फीस बता देता हूँ, फीस यहाँ पर 750 रुपीज़ फॉर्म की फ़ीस होगी, अलग अलग कैटेगरी वाइज। अगर आप किसी रिजर्वेशन कैटेगरी से हैं तो आप फॉर्म की फ़ीस बिल्कुल पे नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ बोल दिया गया है कि कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी किसी रिजर्वेशन कैटेगरी से फॉर्म की फ़ीस। और डॉक्यूमेंट्स में आप अपना फ़ोटो, साइन, थंब इम्प्रेशन अपलोड कर देंगे, अपने सर्टिफिकेट्स, डिग्रीज को अपलोड कर देंगे, और साथ में एंड में अपना फ़ीस पे करके और बाकी जो भी डिटेल्स डाली जाती हैं वो करके अपना सबमिट कर देंगे। वो सब यहाँ पर दिए गए हैं। ये कुछ जनरल इंफॉर्मेशन आपके लिए, आप चाहें इसको रीड करें, नहीं तो इसको छोड़ भी सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे बताया गया कि हाउ टू अप्लाई, तो यहाँ पर ये वेबसाइट का लिंक दिया गया है, ये फाइल में आपको मिल जाएगा और अलग से भी मिल रहा होगा।
तो इस तरीके से आप जो है इस नोटिफिकेशन को पढ़ें अच्छे से, जो मैंने आपको कवर किया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 439 यानी कि 439 ऐसे कैंडिडेट्स हैं पूरे इंडिया में जिनको SBI अब SCO की जॉब देने जा रहा है। जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल हो वो अप्लाई कर दें इस जॉब पर। और इसकी मैंने डेट्स आपको क्लियर करी है कि 6 अक्टूबर जो है वो लास्ट डेट रहेगी, ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये आपका लिंक रहेगा ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई का, यहाँ पर आप पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन का सेम प्रोसेस फॉलो करना है जैसा मैंने बताया। उसके बाद एप्लीकेशन भर लेंगे और अप्लाई कर देंगे। तो यही था इस पूरे वीडियो में। अभी ऐसा कुछ भी डाउट रहेगा आपका कि जैसे कि सिलेबस नहीं था, हम देख रहे थे नोटिफिकेशन में सिलेबस नहीं मिला, भले ही पैटर्न मिल गया, तो सिलेबस से ये है कि अभी एग्ज़ाम दिसंबर में बोला जा रहा है, तो सिलेबस अभी बहुत समय बाद आएगा। तो सिलेबस जब आएगा वो तब कवर होगा। तो अभी ये जो बाकी सारी जो चीज़ें आई थी वो कवर हो गई हैं यहाँ पे। मैं आपसे अब नए टॉपिक में मिलता हूँ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।